हेलो एवरीवन, केएनस टेक्नोलॉजी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली मैं इस कंपनी का यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कोई क्लियर कट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस नहीं दिया था। उनका इनडायरेक्टली गाइडेंस था कि जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट होगा उससे 2x की रेट में हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे FY 27 के अंदर। एंड आपको तो पता ही जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है, ईएमएस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है लगभग 16 to 18% के आसपास में है। तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ रेट है FY 27 के अंदर लगभग 30 से 35% के आसपास में डिलीवर होना चाहिए। एंड यदि बात करें बाकी के EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे जिस पे भी कोई मैनेजमेंट का गाइडेंस नहीं था। हाँ, मैनेजमेंट ने ये जरूर बोला था कि जो FY 26 के अंदर जो वर्किंग कैपिटल डेज लगभग 125 दिन के आसपास हो गया था, उसके अंदर लगभग 8 से 10 दिन के आसपास का यहाँ पे इंप्रूवमेंट हम लोग करने का ट्राई करेंगे। बाकी के जो भी गाइडेंस है लाइक आपका पैट मार्जिन का, EBITDA मार्जिन का, ऐसा यहाँ पे कोई गाइडेंस यहाँ पे नहीं था। अब डायरेक्टली एक बार देखते हैं इनका क्वार्टर वन का डिलीवरी किस तरह से हुआ है। एंड एज सच जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है लाइक अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% के आसपास का धंधे का ग्रोथ डिलीवर होना चाहिए, उससे एक बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे क्लियरली लाइक गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी को कंपेयर कर पाए। तो आई थिंक आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्टली बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका वाई रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 40% से ग्रोथ किया है। एंड जो इनका लाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे लगभग 57% से ग्रोथ करी है। ये यहाँ पे बड़ी दिक्कत यहाँ पे दिखाई पड़ी है, जिसकी वजह से इनका EBITDA का ग्रोथ रेट केवल 30% से ही हुआ है। एंड जो इनकी EBITDA मार्जिन यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 120 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिक्लाइन करे हैं। करंटली EBITDA मार्जिन का लगभग 15.60% के आसपास का है। एंड बाकी की बात करें आपके डेप्रिसिएशन और लाइक अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में, तो इनका लाइक वही वाला कॉस्ट यहाँ पे काफी सारा बढ़ गया है, लाइक 16 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ रुपीज के आसपास का हो गया है। इनका कहना है कि लाइक जो इनका पीसीबी लाइक पोस्ट सेट वाला जो फैसिलिटी है, उसका डेप्रिसिएशन और लाइक अमोर्टाइजेशन इन लोगों ने एक्सपेंस के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। अदर इनकम भी यहाँ पे स्लाइटली डिक्लाइन करी है बिकॉज लास्ट ईयर तो इनका जो क्यूआईपी से इनका इनके पास जो पैसा आया था ना, वो करंटली मतलब उसका टोटली यू कैन से इंटरेस्ट रेट इनको मिल रहा था। बट इनके पास लाइक अकाउंट मतलब उनका बैलेंस शीट के अंदर कैश दिखाई पड़ रहा था, वही लगभग लगभग 900 करोड़ रुपीज के आसपास का, 700 800 900 करोड़ रुपीज के आसपास का कैश दिखाई पड़ रहा था। तो उसके बेसिस पे लाइक यहाँ पे अदर इनकम 14 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक यहाँ पे लग रहा है। इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहाँ पे लगभग 31% से ग्रोथ किया है। ओवरऑल जो इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट है, यहाँ पे यू कैन से ग्रोथ होने की बजाय डी ग्रोथ किया है 32% के आसपास में। और पैट मार्जिन के अंदर यहाँ पे लगभग 510 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यदि अपन देखें कि यार धंधे के ग्रोथ रेट पे तो लाइक यहाँ पे सही इंपैक्ट आया है, बट बाकी के जो पैरामीटर्स है आपके इबिटा मार्जिन को लेके अच्छा खासा डिक्लाइन है। और लाइक आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया, आपका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट बढ़ गया और आपका अदर इनकम घट गया, जिसकी वजह से आपका पैट वाले मतलब बॉटम लाइन के अंदर ऐसे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही है। अब इनके कुछ बाकी के जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल पैरामीटर एक बार उनको भी मैं गो थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। इनके जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो बढ़ के 163 डेज हो गए क्वार्टर वन के अंदर। ये मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, लाइक यार इनका तो टारगेट था ना इंप्रूवमेंट करने का, बट देखते हैं आगे क्वार्टर में लोग किस तरह से डिलीवरी करते हैं। एंड यदि बात करें इनके लाइक ऑर्डर बुक के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली इनका ऑर्डर बुक लगभग 8,900 करोड़ रुपए के आसपास में है। इनका कहना था कि हमारा रेलवे वाला वर्टिकल अच्छा खासा ग्रोथ करेगा 30% के आसपास में, वहां पे एक बेटर बेटा मार्जिन होते हैं। तो इनका रेलवे वाला वर्टिकल लास्ट ईयर लाइक 7% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था, इस बार 9% के आसपास रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आई थिंक हमने मेजोरिटी ऑफ द लाइक यहाँ पे नंबर्स को डिस्कस करने की कोशिश करी है। जो जो इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, मैट्रिसेस थे, उनको डिस्कस करने की कोशिश करी है। और आई थिंक मैनेजमेंट ने यहाँ पे लाइक किसी एक स्लाइड के अंदर यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस के अंदर जो जंप आया है उसको भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, बिकॉज इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है यहाँ पे 57% से ग्रोथ करी है। तो इनका कहना है लाइक आई थिंक इनका एक ये स्लाइड था, आई थिंक जहाँ पे कमोडिटी के प्राइसेस इन लोगों ने इस वाली स्लाइड में बताया है। कॉपर के प्राइसेस बहुत अच्छे खासे एक्सपांड हो गए, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं लाइक। तो इनका कहना है कि लाइक इसकी वजह से और साथ में रुपये डिप्रिशिएट भी हो गया है, तो हमें काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे EBITDA मार्जिन के ऊपर। तो लाइक ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि क्वार्टर वन के रिजल्ट यहाँ पे किस तरह से रहे केन्स टेक्नोलॉजी के। तो यार रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आई है 40% की, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इनका गाइडेंस था, इनडायरेक्ट जो गाइडेंस था उसको अचीव किया, उसको ओवर अचीव किया है। बट जो बाकी के पैरामीटर्स आपके EBITDA मार्जिन को ले लो, पैट मार्जिन को ले लो, उसके अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो वहां वाले उन वाले पार्ट्स पे यू कैन से यहाँ पे काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आता आ रहा, राइट। तो ठीक है, एक बार देखते हैं लाइक मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर क्या बताया है डायरेक्टली, उसको एक बार सबसे इंपॉर्टेंटली पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।
तो जो कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं, जो हमें बिजनेस से डायरेक्टली लिंक करते हैं, उनको एक बार मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि FY 27 के अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर धंधा यहाँ पे किस तरह से डिलीवरी हो सकता है, राइट। सर मैनेजमेंट का साफ साफ पहले से ही कहना है कि हमें जो मेजर कंसर्न हमारा क्या था कि यार इनके वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए थे, इन्वेंटरी डेज बढ़ गए थे, रिसीवेबल डेज बढ़ गए थे, उस पे मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कमेंट्री देती है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक बात बहुत सही तरीके से बोली है कि यार हमारा जो स्मार्ट मीटरिंग का जो बिजनेस है ना, एक इनका कोर ईएमएस का बिजनेस है, दूसरा इनका एक स्मार्ट मीटरिंग वाला बिजनेस है। तो इनका कहना है कि हमारा जो स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस है, उसके अंदर हमारा कैपिटल ज्यादा लगता है, उसके रिसीवेबल्स हमारे पास टाइम पे नहीं आते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो रिसीवेबल डेज है वो भी बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं, एंड साथ में जो हमारा वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने अब एक क्लैरिटी भी दी है कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, केवल ग्रोथ ग्रोथ को टारगेट कर रहे थे, ग्रोथ करना है, लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन की ग्रोथ है। अब इनका कहना है कि हम लोग क्वालिटी ग्रोथ पे फोकस होना चाहते हैं। इनका ब्रेक इन्होंने लॉजिक भी बताया है कि क्वार्टर वन के अंदर हमारा जो कोर ईएमएस का बिजनेस है वो 53% से ग्रोथ किया है, और स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस हमारा वाई 12% से डिक्लाइन किया है। आप समझ गए बात मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लोग अभी क्या अपनी क्वालिटी ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करने पे यू कैन से ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, रादर देन ओवरऑल बिजनेस के ग्रोथ रेट, राइट। और इनका कहना भी है कि यार हमारा जो स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस जो 12% डी ग्रोथ किया है, मतलब इन्होंने एक अपना एक सेगमेंट दिया है कि यार हमारा टोटल जो हमारा रेवेन्यू बना है क्वार्टर वन के अंदर वर्सेस जो एक्चुअल हमने कलेक्शन बनाए हैं, उसके अराउंड इन लोगों ने अपना एक यहाँ पे ब्रेकअप भी दिया है। इनका कहना है कि जो हमारा ईएमएस बिजनेस है ना, वो क्वार्टर वन में लगभग 854 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है, जबकि कलेक्शन हमारे 847 करोड़ रुपए के आसपास के हुए हैं। मतलब यू कैन से जो इनका सेल्स के आसपास इनका जो मतलब जो पुरानी सेल्स हो रखी है उसके कलेक्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि यार डेफिनेटली जो इनका आपका मतलब ईएमएस वाला बिजनेस है वो ऑन द ट्रैक चल रहा है, वहाँ पे क्वालिटी बिजनेस की ग्रोथ रेट है, मतलब धंधा भी हो रहा है और साथ में आपके कलेक्शन भी अच्छे खासे हो रहे हैं। अब बात करता हूँ स्मार्ट मीटरिंग वाले बिजनेस के बारे में। सर स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस इनका टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया 240 करोड़ रुपए का क्वार्टर वन के अंदर, और कलेक्शन हुआ केवल 88 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब जो पुरानी सेल्स हो रखी है उनके यहाँ पे मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला एक्चुअल इनका पॉइंट यहाँ पे रहा है मैनेजमेंट का कि यार यहाँ पे बड़ी दिक्कतें हुई है, और इन लोगों ने थोड़ा रिसीवेबल्स वाले एंगल पे फोकस किया। यार हमारा जो ओवरऑल रिसीवेबल्स है करंटली क्वार्टर वन के कंप्लीट होने के बाद में 1925 करोड़ रुपए के आसपास का है। उसमें से 1311 करोड़ तो हमारा स्मार्ट मीटरिंग के बिजनेस का है, जो हमारा पैसा आना बाकी है अभी। एंड इनका ये भी कहना है हमारा इन्होंने रिसीवेबल्स का क्वार्टर वन जब ओपन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वहां से लेकर अब तक कितना रिसीवेबल्स में ग्रोथ हुई है, दोनों वर्टिकल है जो भी बताया है। 606 करोड़ रुपए का रिसीवेबल था हमारा ईएमएस बिजनेस में क्वार्टर वन की शुरुआत में, और क्वार्टर वन के एंड में बढ़ के 613 करोड़ रुपए का हुआ है। मात्र लगभग आई थिंक इतना 4 और 3 7 करोड़ रुपए का यहाँ पे एडिशन हुआ है आपके रिसीवेबल्स के अंदर। जबकि स्मार्ट मीटरिंग के बिजनेस के अंदर क्वार्टर वन जब शुरुआत हुआ था तो हमारा रिसीवेबल था 1158 करोड़ रुपए के आसपास का, और अभी कितना है 1311 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस के अंदर अभी भी रिसीवेबल्स और बढ़ रहे हैं। तो ये कंसर्निंग पॉइंट है। ऑब्वियसली आपको पता है स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस आपका B2G गवर्नमेंट के साथ धंधा होता है। आपके यू कैन से जो आपका जो अमाउंट है काफी लेट आता है, मे बी 1 साल 1.5 साल के आसपास में, रिसीवेबल्स आपके लंबे फंस जाते हैं। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे वही बताया सारी चीजें कि यार मतलब स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस हमारा यू कैन से थोड़ा हमारे बाकी के क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को, ऑपरेशनल पैरामीटर को यहाँ पे डीरेल करता है। तो इन लोगों का एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन भी चल रहा है इंटरनली, यार क्यों ना स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस यू कैन से डीमर्ज कर दें हमारी मेन एंटिटी से। तो यदि ऐसा होता है तो इनकी बैलेंस शीट बड़ी सुधर जाएगी, बहुत सही बात है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मे बी स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस इनको बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिस्कशन भी चल रहा है, यार स्मार्ट मीटरिंग का जो बिजनेस है उसका यू कैन से पूरा मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग पूरा ही सेगमेंट यहाँ पे डिमर्ज करें, या फिर केवल सर्विसिंग वाला पार्ट डिमर्ज करें। उस पे एक बार इंटरनली डिस्कशन इन लोगों का चल रहा है, और मे बी फरवरी तक इन लोगों ने टाइमलाइन दिया है कि फरवरी तक हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कि स्मार्ट मीटरिंग के बिजनेस को हम लोग यू कैन से सेपरेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिकली डिस्कशन इनका यू कैन से हमें फरवरी के अंदर पता लगेगा। मैं तो चाहता हूँ यार स्मार्ट मीटरिंग का जो पूरा बिजनेस आपका मतलब उसको पूरा यार सेपरेट कर दो, ताकि आपका आपका जो रिसीवेबल्स वाला पंगा है आपका दूर हो जाए। फिर आपका जो कोर ईएमएस का धंधा है ना, वहां पे आपकी फिर सही ग्रोथ आएगी, सही आपके रिसीवेबल्स बढ़ेंगे और आपका कैश फ्लो पॉजिटिव बनेगा। बिकॉज FY 26 में लोग अपना सीएफओ पॉजिटिव करने का टारगेट कर रहे थे, जबकि 600 करोड़ रुपए का नेगेटिव सीएफओ बना था। कारण क्या था? कारण यही था स्मार्ट मीटरिंग के बिजनेस के बहुत बड़े बड़े रिसीवेबल्स इनके बनते हुए जा रहे थे, तो हमें दिखाई भी पड़ रहे हैं। क्वार्टर वन के अंदर देखो इन लोगों ने धंधा कम किया है वाई ऑन वाई स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस का, बट फिर भी कलेक्शन केवल 88 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है। तो ये है इनका। अब देखते हैं इनका फरवरी के अंदर क्या अनाउंसमेंट आता है, किस तरह से इनका डिसीजन मेकिंग आता है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब इन लोगों ने अपना कुछ इन्वेंटरी डेज के अराउंड भी कमेंट्री दी है। इनके इन्वेंटरी डेज बढ़ गए हैं, 96 डेज से बढ़ के 105 डेज हो गए हैं। उनसे वही रीजन पूछा गया ऐसा क्यों हुआ है,
तो मैनेजमेंट ने हमें क्लैरिटी दी है कि लाइक यार जो अनसर्टेनिटी चल रही थी मैक्रो ग्लोबल मैक्रोस खराब हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे लाइक कुछ 9 टू 10 डेज़ के आसपास का एक्स्ट्रा इन्वेंटरी यहाँ पे हमारा पाइल अप कर लिया था। ठीक है, कह सकते हैं। एंड इनका कहना है भाई 150 से 170 करोड़ रुपीस के आसपास का एक्स्ट्रा इन्वेंटरी ऐड किया है, इसलिए इनका इन्वेंटरी डेज़ बढ़ गया है। सो यार ठीक है, आपने लाइक ग्लोबल मैक्रो कंडीशन को देखते हुए लाइक आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करी है, इन्वेंटरी में कन्वर्ट किया है उसको, अपने क्लाइंट्स को लाइक यू कैन से अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन है। तो आई थिंक क्वार्टर 1 का हमें कंसिडर कर लेना चाहिए। अब आगे देखना होगा कि क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 से वो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाना चाहिए। बात करते हैं सीएफओ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका कहना है कि क्वार्टर 1 का सीएफओ भी हमारा नेगेटिव है, 259 करोड़ रुपीस का सीएफओ नेगेटिव आया है। उसके पीछे रीजन यही है कि आपका 170 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खर्चा इन लोगों ने कर दिया एंड साथ में जो स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस है उसके अंदर रिसीवेबल्स मतलब कम ही कलेक्शन हुआ है जितना कलेक्शन होना चाहिए था, तो उसके कारण लोअर कलेक्शन, लोअर रिसीवेबल्स यहाँ पे रिसीव हुए हैं, तो ओवरऑल आपका सीएफओ नेगेटिव बन गया। हाँ, इनका कहना है कि आपका क्वार्टर 2 जो स्टार्ट हुआ है जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर हमारा लगभग 200 करोड़ रुपीस आया है यू कैन से गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट मीटरिंग वाले बिजनेस के अंदर, तो वो इनको रिसीव हुए हैं। तुम्हें भी शायद क्वार्टर 2 का इनका सीएफओ में भी पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज़ 200 करोड़ आए इनको स्मार्ट मीटरिंग धंधे से, राइट? अब बात करते हैं यार एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। तो एबिटा मार्जिन पे इनसे क्लैरिटी पूछेगी कि एबिटा मार्जिन बताओ आपका आपका आगे जाके किस तरह का रहेगा? तो ऐसा कोई भी फिक्स गाइडेंसेस नहीं इनके एबिटा मार्जिन को लेके। इनका कहना है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे हमारे एबिटा मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं। और ये लोग यू कैन से क्वार्टरली अपने लाइक पास ऑन करते हैं रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स को। तो सीधी सी बात है लाइक एक क्वार्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो इनके एक्स्ट्रा प्राइसेस हाइक हुआ है रॉ मटेरियल का उसको पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। बट ये देखना पड़ेगा कि यार उस एक क्वार्टर के अंदर रॉ मटेरियल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएं। यदि और बढ़ेंगे तो फिर अगले क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा उस प्राइसेस को पास ऑन करने के लिए ना। तो वाले देखते हैं देखते हैं साइकिल कब तक चलता है। तो वही सिंपल सी बात है, 3 महीने का टाइम लगता है इनको प्राइसेस पास ऑन करने के लिए, तो इनके लाइक एबिटा मार्जिन पे भी तो प्रेशर तो दिखाई पड़ा ही है। बट यही उम्मीद है यार लाइक आगे जाके रॉ मटेरियल के प्राइसेस और ज्यादा ना बढ़े, और बढ़ेंगे तो फिर और दिक्कत होगी इन बेचारों को। अब इनसे पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ओसेट और लाइक जो पीसीबी वाली फैसिलिटी आ रही है सेमीकंडक्टर वाली फैसिलिटी और आपका लाइक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वाली फैसिलिटी उस पे क्या स्टेटस है? तो इनका कहना है कि हमारा जो पीसीबी वाला फैसिलिटी है आई थिंक क्वार्टर 2 के एंड में लाइव हो जाएगा, और जो आपका हमारा ओसेट वाला फैसिलिटी है सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग वाला, वो वाला फैसिलिटी हमारा क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर शायद लाइव होगा। तो इन लोगों ने उसका स्टेटस बताया। अब तक उन दोनों फैसिलिटीज में 1250 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट कर दिए गए हैं, और अभी एफआई 27 के अंदर भी 300 करोड़ रुपीस का कैपेक्स और वहां पे हो रहा है, और साथ में ईएमएस पे 250 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान्ड है, तो टोटल 850 करोड़ रुपीस का कैपेक्स इनका एफआई 27 के अंदर होने वाला है। और हमने जैसे कब फैसिलिटी लाइव होगी उसका तुमने वैसे बात कर लिया। उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइक पॉइंट था कि यार एक ग्लोबल प्लेयर है बहुत बड़ा, वो यहाँ पे हमारी जो पीसीबी की पूरी फैसिलिटी है ना उसको कंप्लीटली यू कैन से डेडिकेट एलोकेट करना चाह रहा है अपने बिजनेस के लिए। या लाइक आप तो बस हमारे लिए काम करो, हम आपको जितना भी आपका वॉल्यूम बनता है, जितना भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट बनता है, सब कुछ हमें बना के दो। ऑल्दो क्लाइंट का नाम इन लोगों ने लाइक डिस्क्लोज नहीं किया, बट वही है कि लाइक सिंगल क्लाइंट पे कंसंट्रेशन लाइक सही नहीं रहता, तो लाइक दूसरे क्लाइंट्स को भी वहाँ पे यू कैन से विजिट करवा रहे हैं। ऑल्दो लाइक जो बड़ा क्लाइंट है जो इसकी बात इन लोगों ने करी है, वहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी अपना वेंडर कोड ओपन कर लिया है, तो मतलब यहाँ पे साफ-साफ धंधा दिखाई पड़ रहा है। एंड साथ में इनको लाइक पीसीबी वाली फैसिलिटी का यू कैन से मतलब ऑफसेट वाले बिजनेस के अंदर 170 करोड़ रुपीस का एक पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल गया है जुलाई 2026 के अंदर, तो ये पैसा इनको लाइक यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। एंड इनके लाइक ऑफसेट वाली फैसिलिटी का भी लाइक वो तो हमने चलो ठीक है लाइव होने की बात कर ली है। इनका कहना है कि दोनों फैसिलिटी को मिला के ऑफसेट वाली प्लस पीसीबी वाली फैसिलिटी को मिला के हमारा एफआई 27 के अंदर कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो सकता है, लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का। एंड इनका कहना है कि जो पीसीबी वाली फैसिलिटी के जो मार्जिन बनेंगे उसपे ऑब्वियसली क्लैरिटी चाहिए ना कि यार आपका धंधा बनेगा तो मार्जिन पे थोड़ी क्लैरिटी दे दो। तो इनका कहना है कि लाइक यार पीसीबी वाली फैसिलिटी का जो हमारा मार्जिन बनेगा उस पे अभी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज़ आपको तो पता ही है लाइक बहुत सारे लाइक चिप्स के मेमोरी किस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले लगभग 5-6 मतलब 8-10 महीनों के अंदर। तो उनका कहना है कि कंसिस्टेंटली प्राइसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो उस पे अभी मार्जिन पे क्लैरिटी देना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड यही कारण है ये जो 400 450 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा, उस पे क्लैरिटी नहीं है मार्जिन को लेके। तभी ओवरऑल EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। एक तो इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस का यू कैन से प्राइसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से इनके EBITDA मार्जिन डिक्लाइन करे हैं। और आपका जो नया रेवेन्यू यहाँ पे एडिशन होने वाला है, उस पे भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो वही ओवरऑल यहाँ पे लाइक EBITDA मार्जिन को लेके क्लैरिटी नहीं है। बात करें डेट के पर्सपेक्टिव से, तो इनका लाइक करंटली डेट है लगभग 830 करोड़ रुपीस का बैलेंस शीट के ऊपर। एंड इनका ये भी कहना है कि यार हमारा लाइक ये जो नया बिजनेस वर्टिकल है और ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है, क्वार्टर 1 के अंदर 75 वर्किंग डेज थे, लगभग 72 क्लाइंट्स ने विजिट किया हमारी कंपनी को। तो बिजनेस के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, बस ये लोग यहाँ पे क्वालिटी ग्रोथ पे फोकस करना चाह रहे हैं।
जी, अच्छी बात है। अब देखो एक चीज़ हमने देखी इनके जो टैक्स रेट है यहाँ पे 35% की आई है। मतलब इस बार देखा जो इनका टोटल पीबीटी के बाद जो टैक्स बना है 35% के आस-पास का बना है। तो इनका कहना है कि हमारा नॉर्मल टैक्स रेट ईएमएस पे 23% के आस-पास का ही है। बट लाइक हमारे जो 2 नए प्लांट आने वाले हैं, उनका हम लोगों ने डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन पहले से करना स्टार्ट कर दिया और इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज़ कराया है। तो अकाउंटिंग मेथड के कारण हमारा टैक्स रेट यहाँ पे 35% के आस-पास दिखाई पड़ रहा है। कंसोलिडेटेड टैक्स रेट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और तो इसका मतलब ये भी हुआ कि लाइक आपके 1-2 क्वार्टर तक लाइक जब तक आपके वो फुल फ्लेज्ड यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट ना कर दें दोनों प्लांट, तब तक आपको फिर से टैक्स रेट का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा आपके पैट वाले नंबर पे। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर तो और कंसीडर करके चलो, मे बी क्वार्टर 4 से ही मे बी इनका टैक्स रेट लगभग वही नॉर्मल रेंज जो 25% के आस-पास होता है, वहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। तो अगले 2 क्वार्टर में भी इनका टैक्स रेट और मतलब कंसोलिडेटेड टैक्स रेट और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू अकाउंटिंग मेथड। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं साफ-साफ कि यार आप बताओ एफआई 27 में आप कितना धंधा बना लोगे? उसपे भी लाइक मतलब इन लोगों ने पूरा क्लैरिटी दिया अपने बिज़नेस के अराउंड कि यार हम लोग ऐसा अगेन फिर से कोई रैपिड हाइपर ग्रोथ टारगेट नहीं कर रहे हैं। वी वांट क्वालिटी ग्रोथ। हम लोग कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि रिसीवेबल्स हमारे ज़्यादा ना फँसे ताकि हमारा हम रैपिडली हमारा सीएफओ को पॉजिटिव बना पाएँ। और जो आपने डिस्कस किया ना स्मार्ट मीटरिंग वाले एंटिटी को सेपरेट करने का, उसके सर्विसिंग बिज़नेस को या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन प्लस सर्विसिंग तीनों को सेपरेट करना, उसमें भी डिस्कशन चल रहे हैं। तो मे बी फरवरी तक कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो इनका वही टारगेट है यार लाइक धंधे को कैसे क्वालिटेटिवली ग्रोथ किया जाए बिकॉज़ आपको तो पता ही है एफआई 26 में लोग जितना गाइडेंस दिया करते थे, वो फुलफिल नहीं होता था। सीएफओ का पॉजिटिव का भी गाइडेंस था, वो भी फुलफिल नहीं हुआ। वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट का गाइडेंस था, वो भी फुलफिल नहीं हुआ, तो मार्केट ने बहुत खतरनाक पिटाई करी थी। स्टॉक प्राइस लगभग 7,500 से डाउन करके भी लगभग 3,035 के आसपास ला दिया था। तो मार्केट ने इनके गाइडेंसेस के फुलफिल नहीं होने का बहुत खतरनाक पिटाई करी। फिर इन लोगों ने गाइडेंस देना ही बंद कर दिया। अब ये लोग देते भी अभी इस बार ही इस वाली कॉन कॉल के अंदर में इन लोगों ने नहीं दिया। बस सिंपल फोकस है इनका क्वालिटेटिवली बिज़नेस ग्रोथ। क्वालिटी से बिज़नेस ग्रोथ करना है। रिसीवेबल ज़्यादा फँसाने नहीं है, सीएफओ को ज़्यादा कितना क्लोज़ली पॉजिटिव कर सकें, तो उस पे ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है ईएमएस सेक्टर की, उससे 2x रेट से हम लोग ग्रोथ करने का टारगेट करें, मतलब वही 35% के आसपास में। एफआई 27 में लाइक वही ऐसे जिन लोगों ने एबिटा मार्जिन का गाइडेंस भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिया है, तो लाइक वही सब चीज़ें लाइक इसके ये थोड़ा इम्पैक्ट करेगा हमारी वैल्यूएशन एनालिसिस को। अब एक बार थोड़ा इस कंपनी को रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो यार लाइक ये इनका जो कॉन कॉल हुआ ना, ये कॉन कॉल इनकी क्वालिटी बिज़नेस के अराउंड यहाँ पे कौन सी चीज़ें सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिखाता है। इनके जो पुराने कॉन कॉल थे क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का एक बार स्किप कर दो। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की बात करूँ एफआई 26 वो तो बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट वाले कॉन कॉल्स हुआ करते थे। जो गाइडेंस था वो बिल्कुल अचीव नहीं हुआ। क्वार्टर 4 की कॉन कॉल जो हुई थी एफआई 26 की, उसके अंदर तो लाइक काफ़ी सारे एनालिस्ट लोगों ने इन पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस अपना युगन से भड़ास निकाली थी। यार क्या होगा? बिकॉज़ स्टॉक प्राइस आधा हो गया था तो ऑब्वियसली भड़ास निकलेगी ना बिकॉज़ उन एनालिस्ट के रिसर्च के कारण में भी इस म्यूचुअल फंड ने डेफिनिटली यहाँ पे एलोकेशन लिया होगा। तो वही है यार बिज़नेस पे रिस्क जो थे, इनके यार जो वर्किंग कैपिटल डेज़ है, इन्वेंटरी डेज़ है, रिसीवेबल डेज़ है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सीएफओ पॉजिटिव बनना चाहिए, बिकॉज़ अभी स्केल पे आपका काम होने लग गया है और कब मतलब आपका यदि सीएफओ पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो फिर आपको जो नया कैपिटल एलोकेट करना है, वो कहाँ से लाओगे? या तो फिर क्यूआईपी से पैसा रेज़ करोगे, फिर डेट से पैसा रेज़ करोगे। तो वो दिक्कत आती है। तो यार सिंपल सी बात है, यदि आप डेट से पैसा रेज़ करोगे, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बट कब तक बढ़ती जाएगी? कभी ना कभी तो आपको सीएफओ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, ताकि अपने आपके बिज़नेस से कैश जनरेट हो और उसी कैश को फिर रीडिप्लॉय किया जाए आपके फर्दर बिज़नेस ग्रोथ के लिए, राइट? तो यार एंड साथ में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसका भी इम्पैक्ट इनके EBITDA मार्जिन पे आने वाला है। तो ये जो मेजर 2-3 1-2 रिस्क हैं, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब इस कंपनी के यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यार देखो लाइक इनके EBITDA मार्जिन पे क्लैरिटी नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली वैल्यूएशन एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। बिकॉज़ EBITDA मार्जिन पे क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। बट अगेन नॉर्मली आप आपको यदि इस चीज़ का वैल्यूएशन एनालिसिस करना है 15% की EBITDA मार्जिन से, 16% की EBITDA मार्जिन से या फिर मे बी 14% के EBITDA मार्जिन से, उसको करने के लिए मैं कुछ-कुछ आपको यहाँ पे इनपुट्स दे देता हूँ। सर 3600 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था एफआई 26 का। सॉरी एफआई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होगा? 35% के आसपास का धंधे का ग्रोथ रेट, तो कितना बनेगा? 4800 करोड़ रुपए का 4800 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। तो अब देखो यदि सपोज करो इनका एंड साथ में इनका जो अदर इनकम है, जो इनके बैलेंस शीट में जो कैश पड़ा है उसके बेसिस पे इनका अदर इनकम बन सकता है लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए के आसपास का। इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगा लगभग 140 से 150 करोड़ रुपए के आसपास का। वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस आपका जो बैलेंस शीट का जो आपका डेट है उसके बेसिस पे। एंड साथ में इनका जो डेप्रिसिएशन बन सकता है लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आप देखो यदि मैं 15% का EBITDA मार्जिन लगाता हूँ तो इनका पीबीटी बनता है लगभग वही 500 करोड़ रुपए के आसपास का। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ आपको 15% की EBITDA मार्जिन के अकॉर्डिंग। हाँ, आपको यदि लगता है मे बी इनके EBITDA मार्जिन 16% हो सकते हैं, 17% हो सकते हैं, 14% हो सकते हैं, तो फिर सारी कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तभी मैंने आपको बोला ना वैल्यूएशन एनालिसिस की शुरुआत के अंदर ही, यार इनका एग्जैक्टली वैल्यूएशन एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज़ EBITDA मार्जिन को लेके क्लैरिटी नहीं है, राइट?
तो जो हमने जीना सिको वाली लाइक जो रिजल्ट अभी डिस्कस किया था ना कल हमने, उसके बेसिस पे लाइक आपने देखा होगा वहाँ पे इबिटा मार्जिन को लेके क्लैरिटी नहीं, तो हम लोग वहाँ का भी वैल्यूएशन एनालिसिस कर नहीं पाए थे। बट यहाँ पे एक मैं आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। यार आप देख लो लगभग 150 करोड़ रुपीस के आसपास का इंटरेस्ट कॉस्ट, 150 करोड़ रुपीस के आसपास का आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अदर इनकम आपके लगभग 60, 70, 80 करोड़ रुपए के आसपास में। और यदि धंधा सपोज करो 4800 करोड़ रुपीस के आसपास होता है, 15% का इबिटा मार्जिन लगता है, तो आपका एब्सोल्यूट इबिटा बनता है लगभग यू कैन से कितना बनेगा आपका 15% के बेसिस पे? आई थिंक 720 करोड़ रुपए के आसपास का, तो पीबीटी आपका बनेगा 500 करोड़ रुपए के आसपास का। ओवरऑल इनका जो टैक्स रेट रह सकता है, कंसोलिडेटेड टैक्स रेट रह सकता है लगभग 30% के आसपास में, तो भी इनका पैट बनेगा वही 350 करोड़ रुपए के आसपास का। ये 15% की इबिटा मार्जिन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है। मे बी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज़ इबिटा मार्जिन गाइडेंस तो हमारे पास में है नहीं कि 16% है, 17% है, 14% है, तो मे बी आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। बट अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि एफवाई 27 इनके लिए एक बिजनेस को स्टेबलाइज करने वाला साल रहेगा। मतलब बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी लाना, अपने बहुत सारे ऑपरेशनल पैरामीटर को इंप्रूवमेंट फेज के अंदर लेके जाना, भले आप वर्किंग कैपिटल डेज की बात कर लो, इन्वेंटरी डेज की बात कर लो, रिसीवेबल डेज की बात कर लो, या फिर स्मार्ट मीटरिंग के बिजनेस को लाइक डीमर्ज करने की बात कर लो। एफवाई 27 विल बी यू कैन से कंसोलिडेशन, लाइक मतलब धंधे में ग्रोथ तो आएगा, बट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पर्सपेक्टिव से यू कैन से चीजों को बेटर वे में ले जाने के लिए क्वालिटेटिवली बिजनेस ग्रोथ पर्सपेक्टिव से एक ईयर रहेगा एफआई 27 इनके लिए। हाँ, इनके इबिटा मार्जिन क्या डिलीवर होंगे और किस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ होगा, एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी यू कैन से प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ रेट एफआई 28 के अंदर दिखाई पड़ सकती है। और जो बाकी के ऑपरेशनल पैरामीटर है, जो इनका स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस सब जब डिफरेंट हो जाएगा, तो वहां पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है एफआई 28 के अंदर। तो एफआई 28 इससे यू कैन से बिजनेस के लिए इंटरनली यू कैन से आप रिपेयरमेंट का साल मान लो। एफआई 27 वाली इंटरनल रिपेयरमेंट का साल, एंड साथ में इनके जो दो नए ग्रोथ वर्टिकल है, पीसीबी और ओसाइट वाला वर्टिकल, उसको यू कैन से इनिशिएट करने वाला साल मान लो, चाहे एफआई 27। एफआई 28 के अकॉर्डिंग यदि इनकी चीजें अच्छी हो गई, एफआई 27 के अंदर लेट्स से इनका स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस सेपरेट हो गया, बाकी के जो ऑपरेशनल पैरामीटर है, इनकी कोर एंटिटी जो इमस वाली है उसकी इंप्रूवमेंट हो गई, लाइक आपका वर्किंग कैपिटल डेज की बात कर लो, इन्वेंटरी डेज की बात कर लो, रिसीवेबल डेज की बात कर लो, सीएफओ पॉजिटिव हो गया, सारी चीजें यदि हो जाती हैं उस और साथ में रॉ मटेरियल प्राइसेस यू कैन से स्टेबलाइज हो जाते हैं, एंड जो आपका पीसीबी वाले वर्टिकल के अंदर इनका सपोज करो बेटा मार्जिन पे क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद में यू कैन से थोड़ा कंक्रीट आंसर बनेगा कि लाइक हाँ यार, अब ये वाली कंपनी इस रेट से धंधा ग्रोथ हो जाएगा और इतने इनके बेटा मार्जिन बनेगा और इतना इनका पैट बनेगा। वो क्लैरिटी यू कैन से या तो 2-3 क्वार्टर हमें इंतजार करना पड़ेगा तब मिलेगी, या फिर एफआई 28 में तो डेफिनेटली ये लोग इनकी तरफ से आना ही चाहिए क्वार्टर 4 एफआई 27 की कॉन्वॉल के अंदर। यार इस तरह से हमारी क्लैरिटी आगे बन रही है बेटा मार्जिन को लेके। बट हाँ, ओवरऑल लाइक मैंने जस्ट एक केएनएस टेक्नोलॉजी अराउंड लाइक ओवरऑल बिजनेस में क्या चल रहा है, कहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, कहाँ पे रिपेयरमेंट का पार्ट चल रहा है, नए ग्रोथ वर्टिकल्स क्या है, इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।